तो सभी को खूब सारा नमस्कार एंड फाइनली दिस इज द सेकंड टाइम इन रो दैट आई एम एबल टू से दैट द पेपर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट वाज सो इजी, सो ब्यूटीफुल, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। तो बहुत ही जबरदस्त पेपर था फाइनेंशियल मैनेजमेंट और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का। कुछ भी पूरे पेपर में डिफिकल्ट नहीं था। इट वाज एन एक्सट्रीमली इजी पेपर। द ओनली डिफिकल्ट पोर्शन दैट आई कुड बी एबल टू फाइंड आउट, बड़ी मुश्किल से ढूंढना पड़ रहा था, पर जो मैं ढूंढ पाया वो थी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की कंपलसरी वाली केस स्टडी। उसमें भी अगर एक दो ऑब्जेक्टिव्स मैं हटा दूं तो पूरा का पूरा पेपर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पेपर आसान था। सो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन की पेपर कैसा गया। आई विल क्विकली गिव यू द रिव्यू ऑफ द एंटायर पेपर ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट एंड देन अ सोल्यूशन वीडियो विल आल्सो बी अवेटेड ऑन द चैनल। तो एक बार जल्दी से रिव्यू देखते हैं। अगर हम लोग पहले केस स्टडी की बात करें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, सो दिस वाज अ वेरी वेरी इजी केस स्टडी। इक्विटी शेयर कैपिटल हमें देके रखी थी, डिबेंचर्स हमें देके रखे हुए थे। हमें यह भी बताया गया था कि 16 लाख रुपए और एडिशनल रिक्वायर्ड है एंड एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जो ईबीआईटी होगा आफ्टर एडिशनल इन्वेस्टमेंट दैट वाज आल्सो गिवन, और अल्टरनेटिव प्लान्स हमें दे रखे थे इक्विटी, डेट और प्रेफरेंस के कॉम्बिनेशन में। तो हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट बनाने की जरूरत थी, जो कि बड़ा ही बेसिक था। अगर ये क्वेश्चन जो है वो एक नॉर्मल क्वेश्चन की तरह आता है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन की तरह आता है, तो फिर भी शायद समय लगता, लेकिन ये कैलकुलेटर पे हो जाएगा इन द एग्जामिनेशन। सो इट वाज वेरी वेरी इजी क्वेश्चन और इस पे बेसिक बेसिक सवाल पूछे गए। एक तो एफबी भी पूछा गया, जो कि होता है इंटरेस्ट प्लस प्री टैक्स प्रेफरेंस डिविडेंड, वो हर केस में हमें निकालना था। फिर इंडिफरेंस पॉइंट पूछा प्लान 1 और प्लान 2 के बीच में, जिसमें हम लोग ईबीआईटी निकालते हैं एज अ बैलेंसिंग फिगर। दिस वाज अगेन इजी। और अगर हम लोग इनकम स्टेटमेंट बना लेंगे सो विल बी एबल टू कैलकुलेट द ईपीएस। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम अर्निंग पर शेयर प्लान 1 और प्लान 2 की पूछी गई थी, और यहाँ पे अच्छा ये सेम ही है। एक सेकेंड, यहाँ पे अच्छा यहाँ पे इन्होंने इंडिफरेंस पॉइंट पे ईपीएस पूछा हुआ है। व्हाट वुड बी द ईपीएस इन प्लान 1 एंड प्लान 2 एट द इंडिफरेंस पॉइंट एज कैलकुलेटेड बाय यू अबोव, और यहाँ पे इन्होंने पूछा हुआ है ईपीएस ऑफ द कंपनी इन प्लान 1 एंड प्लान 2। मतलब इंडिफरेंस पॉइंट का ईपीएस अलग पूछ रहे हैं और जो प्लान 1 और प्लान 2 है उसका ईपीएस अलग पूछ रहा है। तो ऑब्वियसली यहां पर जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इट वाज क्वाइट एन इजी क्वेश्चन बिकॉज ईबीआईटी का वो लेवल जिसपे ईपीएस अंडर बोथ द ऑल्टरनेटिव्स इज सेम, उसी को हम लोग बोलते हैं इंडिफरेंस पॉइंट। तो ऑब्वियसली ईपीएस जो है वो दोनों ऑल्टरनेटिव के अंदर सेम आने वाला है, तो ये तुम्हें कैलकुलेट नहीं करना था। इट वाज क्वाइट अ लॉजिकल क्वेश्चन दैट वाज आस्क्ड इन द एग्जाम। फिर क्वेश्चन नंबर 5 में इन्होंने वापस से एमपीएस पूछा, तो ऑब्वियसली जो जो ईपीएस हम लोगों ने निकाले, अगर हम लोग इस ईपीएस का पी रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एमपीएस मिल जाएगा। सो इट वाज अ वेरी वेरी इजी केस स्टडी एट ऑल। इस केस स्टडी में कुछ भी नहीं था। जो सेकेंड केस स्टडी थी, अगर उसमें तुमने इन्वेंट्री निकाल ली तो सारा खेल खत्म है, और इन्वेंट्री ऑब्वियसली निकल जाएगी कि सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट करूंगा तो सीओजीएस आ जाएगा, और सीओजीएस को मैं डिवाइड कर दूंगा 6 से तो मेरी इन्वेंट्री आ जाएगी। और एक बार इन्वेंट्री आ गई तो करंट रेशियो और क्विक रेशियो की इक्वेशन बना के मैं इन्वेंट्री की वैल्यू पुट करके करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज की वैल्यू निकाल सकता हूं, और उसी के बेसिस पे सारे ऑब्जेक्टिव्स मुझसे पूछे गए थे। As far as this question is concerned, JKL Limited, तो करंट एसेट्स थी, करंट लाइबिलिटीज थी, दोनों का डिफरेंस निकालो और उसमें 20% ऐड कर दो तो तुम्हें मिल जाएगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड। फिर ये एसएम की केस सिनारियो जो थी, ये थोड़ी सी ट्रिकी केस सिनारियो जरूर थी, क्योंकि प्राइमो न्यू लॉजिस्टिक्स है जो कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कर रहा है अक्रॉस द कंट्री सिंस 2010, और रोड की से ट्रांसपोर्ट करने के अलावा ये जो है वो लॉजिस्टिक्स पार्टनर के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट करता है, एयरवेज के लिए लॉजिस्टिक्स पार्टनर है, और एयरवेज की बिजनेस की भी बैंड बजी पड़ी हुई है। कंपनी को अपने मार्केट पोजीशन इंप्रूव करना है, इसलिए वो स्ट्रैटेजिक ग्रुप मैपिंग कर रहे हैं, वो अडॉप्ट करना चाहते हैं टू द चेंजिंग सर्कमस्टांसेस, इसलिए कॉम्पिटिटर का एनालिसिस चल रहा है, और दे नीड टू बी रेडी फॉर द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, और उसके लिए वो एक पार्टनर की तलाश कर रहे हैं ताकि उसके साथ कोलैबोरेट कर पाए। और फाइनली फिर इन्होंने सीएमपी नाम के पार्टनर के साथ कोलैबोरेट कर ही लिया, जो कि टेक्नोलॉजी का यूज करके गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करता है। फाइनली ऐसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे कि स्ट्रैटेजी कौन सी फॉलो है, तो ऑब्वियसली रिएक्टिव स्ट्रैटेजी इन्होंने फॉलो की, अडॉप्ट कर रहे हैं चेंजिंग सर्कमस्टांसेस। रिलेशनशिप क्या है पीएनएल और सीएमपी का, तो स्ट्रैटेजिक अलायंस था, कोलैबोरेशन हो रहा था। द एक्टिविटी ऑफ मार्केटिंग टीम विल बी कॉल्ड एज एनलाइटेड मार्केटिंग, क्योंकि यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट शब्द था, शब्द क्या था, फोकस ऑन बेस्ट लॉन्ग रन परफॉर्मेंस ऑफ द मार्केटिंग सिस्टम।
तो इसलिए जो है वो करेक्ट आंसर एनलाइटन मार्केटिंग आएगा। और एयरवेज का फेज जो था वो डिक्लाइन फेज चल रहा था बिकॉज सेल्स और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों गिर रही है। फिर ये क्वेश्चन नंबर 13 वाज आल्सो क्वाइट एन इजी क्वेश्चन, स्ट्रैटेजी ग्रुप मैपिंग इसका आंसर था। कॉम्पिटिटर एनालिसिस एक्सटर्नल होता है, डिटर्मिनेंट इंटरनल होता है, तो डिटर्मिनेंट इज द करेक्ट आंसर। और ये फार्म फ्रेश जो है ये स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहे थे, तो इसका करेक्ट आंसर था कि फंक्शनल एफिशिएंसी को बढ़ाओ, कुछ भी नया प्रोडक्ट लॉन्च मत करो। तो एसएम के ऑब्जेक्टिव्स भी काफी इजी थे। ये आरग्लास स्ट्रक्चर इसका आंसर था क्योंकि श्रिंक हो रहा है मिडिल लेवल बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। फिर फाइनली हम लोग अगर एफएम के क्वेश्चंस देखें, सो दिस वाज क्वाइट एन इजी क्वेश्चन। 3 महीने का यहाँ पे कैश फ्लो कैश बजट बनाना था हमको और शुरू करना था उसको जुलाई से। तो जुलाई, अगस्त और सितंबर ये 3 महीने का हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट चाहिए था। तो मेरे भाइयों स्टार्टिंग फ्रॉम जुलाई, अगस्त एंड सितंबर इसका हमें सिंपल कैश बजट बनाना था। सारी सेल्स हमें देके रखी हुई है, सेल्स में से जीपी माइनस करेंगे तो सीओजीएस आएगा, पर सीओजीएस जो है वो पे होता है नेक्स्ट मंथ में, मतलब जून का जुलाई में होगा, जुलाई का अगस्त में होगा, अगस्त का सितंबर में होगा। सेल्स जो है वो 2 महीने के क्रेडिट पे, तो ऑब्वियसली जितनी भी सेल्स है अप्रैल का पैसा आएगा जून में, जून का पैसा आएगा अगस्त में, जुलाई का पैसा आएगा सितंबर में। तो सेल्स जो है वो 2 महीने के क्रेडिट पे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हमको डायरेक्टली जैसे गिवन है वैसे ही लेना थे। डिविडेंड जो है वो एक स्पेशल नेचर का एक्सपेंडिचर है जो कि हमको सितंबर मंथ में माइनस करना है। हर जो साल का कैश बैलेंस है वो डिफाइन कर रखा है कि मिनिमम 1 लाख होना चाहिए और 1 लाख से ऊपर जितना है वो इन्वेस्ट कर देंगे, और 1 लाख से अगर कम पड़ा तो डेफिसिट जो है वो उसके लिए हम लोग शॉर्ट टर्म लोन लेंगे। तो मिनिमम बैलेंस 1 लाख होगा, मैक्सिमम 2 लाख होगा, और ओपनिंग कैश बैलेंस जो है वो 1.5 लाख दे रखा था। तो अगर हम लोग 3 महीने का स्टेटमेंट बनाएंगे तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। बी वाला पार्ट वाज आल्सो वेरी इजी। बैलेंस शीट हमें देके रखी हुई थी जिससे हम लोग आराम से ईपीएस निकाल सकते हैं, और लिवरेजेस हमें निकालना थे। तो मेरे भाइयों अगर एक बार तुम्हारे पास टोटल एसेट आ गई तो एसेट टर्नओवर का मल्टीप्लाई करके तुम्हें सेल्स मिल जाएगी। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस कर देना तो कंट्रीब्यूशन, माइनस कर देना फिक्स कॉस्ट, तो तुम्हें मिल जाएगा ईबीआईटी। उसके बेसिस पे तुम ये सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हो। फाइनली यहाँ पे वॉल्टर्स मॉडल का इस्तेमाल करना था और सिर्फ अर्निंग्स निकालने पे मेहनत करना थी। पीबीटी में से टैक्स माइनस करेंगे तो ईएटी आएगा, और यहाँ पे कोई भी प्रेफरेंस डिविडेंड की बात नहीं दे रखी है, तो ईएटी को डिवाइड कर देंगे विद द नंबर ऑफ शेयर्स, सो फाइनली विल गेट ईपीएस। और एक बार ईपीएस आ जाएगा तो वी कैन सिंपली अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ वॉल्टर्स मॉडल। फाइनली एक बड़ा सा क्वेश्चन दिखाई देता है लेकिन ये बिल्कुल भी बड़ा क्वेश्चन नहीं है। कन्वर्टेबल डेट दे रखी थी, बैंक टर्म लोन दे रखे थे, मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी दे रखा था, कन्वर्टेबल डेट की मार्केट वैल्यू दे रखी थी, फेस वैल्यूज भी गिवन थी, और ये सारा डेटा तुम्हें सीएपीएम के लिए दे के रखा हुआ था। तो यहाँ पे सिर्फ 2 ही चीजें इंपॉर्टेंट थी, एक तो सीएपीएम निकालना था और कन्वर्टेबल डेट में रिडम्पशन वैल्यू जो होगी वो हायर ऑफ द 2 ऑप्शन होगी, कैश ऑप्शन एज वेल एज इक्विटी ऑप्शन। जो इस केस में हमें क्लियरली दिखता है कि इक्विटी ऑप्शन की वैल्यू जो है वो कंपैरेटिवली ज्यादा होने वाली है। 4 शेयर्स हमें मिलने वाले हैं फॉर एवरी डिबेंचर, और जो शेयर प्राइस है वो ग्रो करेंगे एट द रेट ऑफ 6%। मतलब अगर हमारा मार्केट प्राइस ऑफ इक्विटी अभी 55 है तो 1.06 इंटू डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं आज से 6 साल बाद, इंटू 1 2 3 4 5 बार इक्वल्स टू, और मल्टीप्लाई कर देंगे 55 से, तो शेयर का प्राइस हो जाएगा आज से 6 साल बाद 78 रुपीज। बस दैट वाज द ओनली ट्रिकी पार्ट इन द क्वेश्चन। बाकी पूरा का पूरा क्वेश्चन जो है वो बेहद आसान क्वेश्चन है। फिर ये वाला क्वेश्चन देखिए तो इस पर मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड निकालना था जो कि होता है आर प्लस WIP प्लस फिनिश गुड्स प्लस डेटर्स माइनस क्रेडिटर्स। तो ऐसे ऑपरेटिंग साइकिल निकल जाएगी, 360 से उसको डिवाइड करना तो नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स आ जाएंगी, और अगर सीओजीएस से हम लोग डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल्स का तो हमें वर्किंग कैपिटल मिल जाएगा। यहाँ पे एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट दे रखी है तो सीधे सीधे एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट ले लेंगे डिप्रिसिएशन को एक्सक्लूड करके। ये वाला क्वेश्चन भी काफी आसान था। देयर वाज ओनली वन स्पेशल पॉइंट इन कैपिटल बजटिंग। वो स्पेशल पॉइंट ये था कि 1.5 लाख और 2 लाख की करंट एसेट्स रिक्वायर्ड है और 1 लाख की करंट लायबिलिटीज है, तो 3.5 लाख की करंट एसेट्स रिक्वायर्ड होंगी इन द ईयर 1, और 1 लाख रुपए की करंट लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी इन द ईयर 1। तो 2.5 लाख रुपए जेब से डालना पड़ेंगे ईयर 1 के एंड में, जो कि रिकवर होंगे ईयर एंड पर। ईयर एंड यानी कि कितने साल का ये क्वेश्चन है? आई थिंक इट इज द क्वेश्चन ऑफ 5 इयर्स। तो 5वें साल पे 2.5 लाख रुपए रिकवर होंगे और फर्स्ट ईयर के एंड में 2.5 लाख रुपए जाएंगे। बस यही एक इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट था, बाकी ये पूरा क्वेश्चन बिल्कुल टू द पॉइंट मॉड्यूल से ही आया हुआ था। सो इट वाज अगेन एन इजी क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन भी काफी आसान था रेशियोज का। तुम एक फिगर इक्विटी शेयर कैपिटल का उठा लो, उसके बेसिस पर तुम एक के बाद एक फिगर्स कैलकुलेट कर पाओगे इफ यू अप्लाई द रेशियोज। क्वेश्चन नंबर 4 वाज अ गुड क्वेश्चन जिसमें फर्स्ट
पॉइंट मैं मानता हूं कि थोड़ा सा ट्रिकी जरूर था, क्योंकि ग्रीन बॉन्ड्स हम लोग पढ़ के नहीं जाते यूजुअली, तो जो लोग पढ़ के गए उनसे जरूर बना होगा। बी पार्ट वाज एक्सट्रीमली इजी, सब लोग यहीं से शुरुआत करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से। एडवांटेजेस ऑफ वर्चुअल बैंकिंग, ये तो मन से भी लिख सकते थे, और एक्सक्लूजन ऑफ फाइनेंसिंग कॉस्ट प्रिंसिपल तो कैपिटल बजटिंग का बेसिक हिस्सा है कि हम लोग इंटरेस्ट क्यों माइनस नहीं करते। सो ओवरऑल द रेटिंग ऑफ दिस पेपर इज वेरी इजी, इट इज नॉट इवन इजी, इट इज वेरी इजी। तो जिन भी बच्चों ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जेन्युइनली पढ़ाई की है उनसे ये पेपर बना होगा, जिनसे नहीं बना जरूर से उनको कवरेज में प्रॉब्लम आई होगी, कुछ कुछ चैप्टर्स छोड़े होंगे, इस वजह से शायद उनसे पेपर नहीं बन पाया, बट नेवर माइंड, इवन इफ यू हैव नॉट अटेम्प्टेड 100% ऑफ द पेपर, आई एम स्टिल वेरी श्योर कि किसी भी हालत में इस पेपर में 40 से नीचे तो नहीं बनते, बेयर मिनिमम। इफ वी टॉक अबाउट स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट सेक्शन बी, तो पहला क्वेश्चन जो था वो उन्होंने मैट्रिक्स स्ट्रक्चर पे पूछा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्लियरली बोल दिया था कि जो फ्लो ऑफ अथॉरिटी है वो वर्टिकल भी है और हॉरिजॉन्टल भी है। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने पूछा ई कॉमर्स कंपनी के बारे में, जो कि इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बेच रही है, और बहुत सारे नए लोग जो हैं उन्होंने अब मार्केट स्पेस में आना शुरू कर दिया है, और अब जो है ये कॉम्पिटिटर की स्ट्रैटेजी को रिस्पॉन्ड कर रही है। तो बताओ कौन सी स्ट्रैटेजी इसने अडॉप्ट की है। तो अभी ये जो है वो रिएक्टिव स्ट्रैटेजी अडॉप्ट कर रही है, और इसको प्रोएक्टिव अडॉप्ट करना पड़ेगा इन द फ्यूचर टू गेन बिजनेस कॉम्पिटिटिव एडवांटेज एंड बी द फर्स्ट मूवर इन द इंडस्ट्री। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड था, विच वाज अगेन इजी। फिर ऑर्गेनिक बेवरेजेस वाला एक क्वेश्चन है, जिसमें उन्होंने से नो टू शुगर की ब्रांडिंग करी है, और अब ये कंपनी चाहती है कि ये इस अपॉर्चुनिटी का बड़ा से बड़ा एडवांटेज ले, और जो ग्रोथ है इस प्रोडक्ट की, दैट ग्रोथ इज कंपैरेटिवली हायर। बहुत सारा पैसा भी स्पेंड हो चुका है और मार्केट शेयर भी इनका ज्यादा है, मतलब डेफिनेटली इट इज अ स्टार इन बीसीजी, ऐसा इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्लियरली दिखाई देता है। फिर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एक्सपेंसिव और चैलेंजिंग है, स्टेप्स लिखो फॉर इंटरनेशनलाइजेशन स्ट्रैटेजिक प्लानिंग के लिए। तो यहाँ पे मेरे भाइयों हमको लिखना है कि हम लोग इंटरनेशनल डेवलप कैसे करेंगे। तो इंटरनेशनल डेवलप करने के लिए महिंद्रा के एग्जाम्पल से मैंने 4 स्टेप्स बताई थी कि सबसे पहले अपनी स्ट्रेंथ ढूंढो और उसको रेट करो विद द अपॉर्चुनिटीज, ग्लोबल स्कोप पता लगा पाओ, ग्लोबल लेवल ऑब्जेक्टिव पता लगा पाओ, और ग्लोबल लेवल कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रैटेजी पता लगा पाओ। तो ये लिखने थे यहाँ पे 4 पॉइंट्स। ये मेंडलोज मैट्रिक्स पर सिंपल स्ट्रेट अवे क्वेश्चन था। फिर लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पूछे थे, तो कॉर्पोरेट लेवल, बिजनेस लेवल, फंक्शन लेवल, लेवल, और उसके साथ साथ उन्होंने टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स ऑफ रिलेशनशिप भी पूछ लिया। दिस वाज अ गुड क्वेश्चन। 3 नंबर इसके लिए थे और 2 नंबर इसके लिए थे। तो 3 टाइप की रिलेशनशिप थी, हॉरिजॉन्टल रिलेशनशिप थी, डिविजनल एक रिलेशनशिप थी, और एक रिलेशनशिप थी हमारी मैट्रिक्स। और फिर एसपीएम स्ट्रैटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स पूछा हुआ है और उसका इंपॉर्टेंस पूछा हुआ है। तो सर्च वाज द शॉर्ट फॉर्म जो मैंने तुम लोगों को याद कराया था। क्वेश्चन नंबर 8 देखें तो माइकल पोर्टर का राइवरी पूछा हुआ है, जो कि था HDFC, H फॉर ह्यूमन, नहीं मैं गलत बोल गया, DFIFSC, D फॉर डिफरेंशिएशन, E फॉर एग्जिट बैरियर, F फॉर फिक्स कॉस्ट, I फॉर इंडस्ट्री लीडर, S फॉर स्लो ग्रोथ, C फॉर कॉम्पिटिटर्स। तो वही सारे पॉइंट्स यहाँ पे लिखना थे। फिर उसके बाद प्रोडक्ट मार्केट ग्रोथ मैट्रिक्स था, जो कि आइगर इंसॉफ का मैट्रिक्स है, तो सिंपल इंट्रोडक्शन देना था। एंड लास्ट में की स्ट्रैटेजिक ड्राइवर्स पे हम लोग एक नोट लिख सकते थे, बट ऑब्वियसली मैं उम्मीद करता हूँ कि बी वाला पोर्शन सब लोगों ने ज्यादा अटेम्प्ट किया था, बिकॉज इट वाज अ मोर प्रिसाइज क्वेश्चन। की स्ट्रैटेजिक ड्राइवर वाला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा जनरलाइज्ड था। सो ओवरऑल द पेपर वाज इजी। SM I could say it is a moderate paper kind of a thing, but FM was extremely easy. और ओवरऑल यू हैव टू स्कोर एन एग्जाम्शन इन दिस पेपर। तो एग्जाम्शन आ रही है या नहीं आ रही है, प्लीज़ यार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। हम सारे टीचर्स इतनी मेहनत करते हैं एट द एंड ऑफ द डे सिर्फ इसीलिए कि तुम्हारा पेपर अच्छा जाए। एंड इफ इट हैज़ रियली वेंट वेल, प्लीज़ डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन हाउ डिड यू परफॉर्म, बिकॉज दैट वुड मैटर so much for me. Thank you so much everybody.